हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपना जूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनालिटिकल स्कूल। हम जो है नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ चुके हैं। एनालिटिकल स्कूल हमारा सेकंड स्कूल है। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस मतलब जो विधि शास्त्र है, विधि शास्त्र की प्रमुख शाखा है, तो उसमें से दूसरी शाखा है एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल मतलब विश्लेषणात्मक शाखा हम इसको बोलते हैं विधि शास्त्र की। तो ये इन शाखाओं में क्या होता है, कई सारे थिंकर, कई सारे जो फिलोसोफर हैं, उनने अपनी अपनी थ्योरी जो है इसमें दी है कि उस वर्ड से रिलेट करते हुए कुछ प्रिंसिपल दिए कि जूरिस्प्रूडेंस में इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होना चाहिए। जैसे हमने नेचुरल लॉ पढ़ा था, नेचुरल लॉ में हमने कई सारे थिंकर पढ़े थे और सब थिंकर की फिलॉसफी हमने देखी थी कि कई किन्ने क्या क्या बोला है उसमें। अब हम आगे जो है हमने नेचुरल लॉ में क्या पढ़ा था, उसका डेवलपमेंट। जब नेचुरल लॉ का डेवलपमेंट पढ़ा था तो उसमें हमने डेवलपमेंट के पूरे 6 पार्ट पढ़े थे। उन 6 पार्ट में जो अलग अलग थिंकर ने किस तरीके से नेचुरल लॉ का डेवलपमेंट किया उसकी हमने बात की थी। अब डेवलपमेंट के बाद हमने जब लास्ट में एक पॉइंट था हमारा क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट, तो हमने इसीलिए भी छोड़ा था उस पॉइंट को, क्रिटिसिज्म, कि आप यहाँ पे जब इस चीज़ को करेंगे तो उसका क्रिटिसिज्म है, उसकी आलोचना है, तो उसकी आलोचना का परिणाम क्या निकला, उसकी जो क्रिटिसिज्म है नेचुरल लॉ स्कूल की, और वो किन किन ने उसको क्रिटिसाइज किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो नेचुरल लॉ स्कूल का जो क्रिटिसिज्म है उसकी जो आलोचना की उसमें किन किन लोगों ने की, और उसके आधार पे ही फिर कौन सा स्कूल जो है, कौन सा प्रिंसिपल या कौन सी अप्रोच आई है। तो एनालिटिकल स्कूल या एनालिटिकल अप्रोच या विश्लेषणात्मक शाखा का विकास उसी की आलोचना का परिणाम है। उसी की आलोचना का परिणाम है मतलब उसी की क्रिटिसिज्म का रिजल्ट है एनालिटिकल स्कूल। क्योंकि यहाँ पे एनालिटिकल स्कूल के जो थिंकर है उनने बताया है कि किस तरीके से नेचुरल लॉ फिलॉसफी जो है कि वो ठीक तरीके से उनको सूटेबल नहीं लगी या उनको सही नहीं लगी या उनको स्टिक नहीं लगी। इस कारण से उन्होंने नई फिलॉसफी डेवलप की और उसको जो है क्रिटिसाइज किया। तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं, आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल मतलब विश्लेषणात्मक जो है शाखा। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो एनालिसिस का मतलब होता है जब आपके पास कोई पर्टिकुलर डेटा है, उस डेटा का आप क्या करते हो, उस डेटा को क्लासीफाई करते हो। उस डेटा में से आप अपने नीड के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से जो है सिंक्रोनाइज करके उस डेटा में से जो यूज़फुल आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, उस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को आप लेते हो और उस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन से फिर आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो। तो ये होता है कि हमने एनालिसिस किया। तो एनालिटिकल का मतलब भी वही होता है कि हमने उस जो सब डेटा है हमारे पास, जितनी भी प्राकृतिक विधि मतलब नेचुरल लॉ से हमको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली थी नेचुरल लॉ स्कूल से, तो उन सब नेचुरल लॉ के जो प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे, उन प्रिंसिपल्स को हमने क्या किया, एनालिसिस किया, उसको एनालाइज किया, उसका विश्लेषण किया, और देन हमने जो है इसमें नए प्रिंसिपल लेट डाउन किए। इसीलिए इसका नाम क्या है, एनालिटिकल स्कूल, विश्लेषणात्मक शाखा। तो अब हम इसको जूरिस्प्रूडेंस की लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस की लैंग्वेज में क्या है। तो विधि शास्त्र का मुख्य उद्देश्य, विधि शास्त्र की बात हो रही है मतलब जूरिस्प्रूडेंस की बात हो रही है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है उसका मुख्य उद्देश्य मतलब उसका मेन एम क्या है, वास्तविक विधि के मूल सिद्धांतों का। वास्तविक विधि मतलब आपका जो रियल लॉ है, वास्तविक लॉ है, वास्तविक कानून है, आपका जो लॉ है उसके मूलभूत सिद्धांतों मतलब उसके जो बेसिक प्रिंसिपल है, अपने जो लॉ है उस लॉ के बेसिक प्रिंसिपल, मूलभूत सिद्धांतों का विश्लेषण करना है। मूलभूत सिद्धांतों का विश्लेषण करना है मतलब जो अब आपका जो बेसिक लॉ है, आपका जो फंडामेंटल लॉ है उसका एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना, ये विधि शास्त्र का मुख्य उद्देश्य। सही बात है ना। जब तक आपके पास जो लॉ है, जैसे हमारे पास नेचुरल लॉ था तो हमने नेचुरल लॉ का क्या किया, एनालिसिस किया, फिर बोला कि नहीं ये प्रॉपर नहीं है, ये सोवरेन अथॉरिटी की कमांड नहीं है और इसमें ये कमियां हैं। तो हमको ये चीज़ें पता कैसे चली, एनालिसिस करने के बाद हमको पता चली। तो यहाँ पे यही बात है कि जब तक हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस नहीं करते हैं हमको पता नहीं चलता है कि वो हमारे लिए कितनी यूज़फुल है और कितनी नहीं है। तो यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस में हम क्या करते हैं,
जो बेसिक लॉ है, फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल या आधारभूत कानून है, उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो ये एनालिटिकल स्कूल का मुख्य मेन काम है, ये एनालिटिकल स्कूल का मतलब होता है। अब हम सिनॉप्सिस पे एक नज़र डालते हैं कि हमने सिनॉप्सिस में कौन कौन से पॉइंट लिए हैं जो पूरे टॉपिक को, हमारे एनालिटिकल स्कूल के टॉपिक को कवर करेगी। तो हमारे जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन, एज ऑलवेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, इसको एनालिटिकल पॉजिटिविज्म के नाम से भी जाना जाता है, जो विश्लेषणात्मक शाखा का जो स्कूल है। क्योंकि अभी हम जब आगे ऑस्टिन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ये जो है ऑस्टिन ने इसको पॉजिटिविज्म या इम्पेरेटिव थ्योरी भी कहा है। तो क्यों कहा है वो, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एनालिटिकल पॉजिटिविज्म लगाया है। पॉजिटिविज्म मतलब सुस्पष्टता, और ज़्यादा क्लियर हो जाए, और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन उस चीज़ में आ जाए, ठीक है। इनको मैंने हिंदी में भी लिखा है। तो परिचय, विश्लेषणात्मक सुस्पष्टता की विशेषताएं, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म लिया है उसको हमने क्या बोला है, विश्लेषणात्मक सुस्पष्टता की विशेषताएं कौन कौन सी है। फिर हमको अगले पॉइंट में बताना है जो मेन चीजें हैं वो, द प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ दिस स्कूल, मतलब ये जो स्कूल है, ये जो शाखा है, इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं। प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट मतलब जिसको जो है समझाने वाले लोग कौन कौन से थिंकर, तो इस शाखा के प्रमुख प्रतिपादक मतलब जिनने इसमें प्रिंसिपल लेट डाउन किए वो कौन कौन है। तो वो कौन कौन है, तो मैं यहाँ आप लोगों को अभी बता दे रही हूँ कि वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट। आप जरा इधर देखिए, तो जेरेमी बेंथम है, ऑस्टिन है, सैलमन है, हॉलैंड है और कैल्सन है। ये प्रमुख लोग हैं जिनने इस शाखा को आगे बढ़ाया है, इस शाखा को जो है डेवलप किया है। फिर अगला हमारा जो पॉइंट है वो आएगा ड्रॉबैक ऑफ एनालिटिकल स्कूल। ड्रॉबैक ऑफ एनालिटिकल स्कूल मतलब ये जो शाखा है इसकी कमियां कौन कौन सी है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है हम नया स्कूल लेंगे तो नया स्कूल में हम इस शाखा की, जैसे हमने एनालिटिकल स्कूल जैसे कि हमने नेचुरल लॉ स्कूल का एनालिसिस किया, तो फिर हम कौन से स्कूल पे एनालिटिकल पे। आप एनालिटिकल स्कूल में कुछ कमियां होंगी, ये भी फुलफिल नहीं, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि प्रॉपर टाइम टू टाइम एनालिसिस होता है, और ये क्या है, चलती रहने वाली प्रोसेस है। ये एक कोडिफाइड लॉ नहीं है, एक निश्चित लॉ नहीं है, एक सर्टेन लॉ नहीं है। इसमें क्या है, नए हम जो है, चूँकि हम सारे लॉ को देखते हैं और लॉ किस तरीके से यूजफुल है सोसाइटी के लिए, तो वहाँ हमको क्या कमी ज़्यादा करना है वो चीज़ हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में लाते हैं। इसीलिए जो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो डेवलप्ड लॉ है, जो डेवलपिंग लॉ है मतलब विकसित कानून है कि हम इसमें और नई नई चीज़ें हम हमारे हिसाब से ला सकते हैं। तो इसकी जो इस स्कूल की जो ड्रॉबैक है वो हमको इसमें बताना है। फिर एनालिटिकल स्कूल इन इंडियन पोजीशन, कि जो एनालिटिकल स्कूल है उसकी इंडियन पोजीशन क्या है, मतलब विश्लेषणात्मक शाखा और भारतीय स्थिति। तो ये हमारी सिनॉप्सिस है, ये हमारी सिनॉप्सिस के पॉइंट इस टॉपिक के हिसाब से। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो अपना नेचुरल लॉ स्कूल था, तो नेचुरल लॉ में जाहिर सी बात थी कुछ कमियां थी, क्योंकि वो ईश्वरीय प्रदत्त विधि है, समादेश, आदेश और नेचुरल लॉ के कुछ प्रिंसिपल हमने अभी हमारे जो वर्तमान लॉ है उसमें भी चल रहे हैं, लेकिन कुछ थिंकर ने अपने हिसाब से उसको सही नहीं माना, उनने अपने प्रिंसिपल दिए हैं और वो ये बोलते थे कि जो ईश्वरीय शक्ति है, लॉ इस बेसिस पे नहीं चलना चाहिए, लॉ जो है सॉवरेन अथॉरिटी की कमांड होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो इसके इंट्रोडक्शन को हम समझते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है मैंने, एनालिटिकल स्कूल इज ऑल्सो नॉन एज ऑस्टियन स्कूल। एनालिटिकल जो स्कूल है आपका, इस स्कूल को किस नाम से भी जाना जाता है, तो ऑस्टिन स्कूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब कि जो ऑस्टिन है, ऑस्टिन महोदय जो है, या जो फिलोसोफर है, थिंकर है, जिनका नाम ऑस्टिन है, जॉन ऑस्टिन, तो उसके नाम से भी एनालिटिकल स्कूल को जाना जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस जिस सब्जेक्ट में आता है कि एनालिटिकल स्कूल के फादर कौन है, तो यहाँ पे आता है जॉन ऑस्टिन। तो जॉन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जॉन ऑस्टिन का नाम ध्यान रखना। तो ऑस्टिनियन स्कूल इसलिए इसको बोला है। फिर मैंने आगे क्या बताया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इम्पेरेटिव स्कूल। अब इसको हम इम्पेरेटिव स्कूल के नाम से भी बुला सकते हैं, आदेशात्मक स्कूल के नाम से भी बुला सकते हैं। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आपका आदेशात्मक। आदेशात्मक क्यों बोला मैंने, क्योंकि ऑस्टिन ने जो लॉ बताए हैं, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो उनने आदेशात्मक कमांड भी उसको बोला है, ठीक है, बिकॉज इट इज ट्रीट लॉ एज द कमांड ऑफ सोवरेन अथॉरिटी। तो यही बात जो भी मैंने बोली, इसको आदेशात्मक इम्पेरेटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमको किस तरीके से ट्रीट करता है,
लॉ को, कानून को किस तरीके से ट्रीट करता है? एज द कमांड ऑफ सोवरेन अथॉरिटी। एज द कमांड ऑफ सोवरेन अथॉरिटी मतलब कि जो आपकी संप्रभु सत्ता है, संप्रभु ताकत है, उसकी कमांड, उसके आदेश है। लॉ मतलब विधि मतलब कानून। आज हमारे पार्लियामेंट में जितने भी लॉ बनते हैं वो सब कमांड है सोवरेन अथॉरिटी की, और उसको हम क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। तो वही बात इनने उस समय में बोली थी। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन में आएगा, ठीक है, शॉर्ट करके बताया मैंने। फिर हमारे सिनॉप्सिस का जो थर्ड पॉइंट है कि इसके प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट कौन कौन से। तो चूंकि लेक्चर हमको शॉर्ट बनाना है इसलिए हम फटाफट से समझ रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसके प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट मतलब प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से? बेंथम, ऑस्टिन, साइमन, हॉलैंड और केल्सन। अब हम देखते हैं इन चारों को कि इन चारों ने क्या क्या बोला है। तो सबसे पहले हम आते हैं बेंथम पे, जेरेमी बेंथम पे। तो जेरेमी बेंथम का जो पीरियड है इसमें वो 1748 से लेकर 1833 तक का पीरियड है। और इस पीरियड में उनने जो वर्ड बोला था, उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो कॉन्सेप्ट था जेरेमी बेंथम का, वो कॉन्सेप्ट था उपयोगितावादी विचारधारा। उपयोगितावादी विचारधारा, उपयोगितावादी विचारधारा मतलब यूटिलिटेरियनिज्म, है ना, यूटिलिटेरियनिज्म थॉट ये लेते थे या ये उस स्कूल को फॉलो करते थे। उपयोगितावादी बोलते थे कि जो लॉ है, जो विधि है, जो कानून है, वो कैसा होना चाहिए? उपयोगी होना चाहिए, जिसका उपयोग हो सके वैसा होना चाहिए, उसमें उपयोगितावाद का गुण होना चाहिए। और उपयोगितावाद उनने किस चीज़ों पर दिया? इनके ये प्रिंसिपल है, बहुत अच्छी थ्योरी है उपयोगितावाद का जो इसका सिद्धांत है, यूटिलिटेरियनिज्म इनकी थ्योरी है। तो वो थ्योरी कभी अभी हमारे इसमें तो नहीं है टॉपिक में, लेकिन हम अलग से कभी उसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छी थ्योरी है। उनने इसमें सुख दुख का सिद्धांत दिया है। सुख दुख का सिद्धांत दिया है मतलब पेन एंड प्लेजर थ्योरी के नाम से एक थ्योरी प्रोपाउंड की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम क्या यूटिलाइज करें, हम अपनी चीज़ों को किस तरीके से यूटिलाइज करें, किस तरीके से कंजप्शन करें, किस तरीके से उपयोगी उसको बनाए कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे? ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर दे, ज़्यादा से ज़्यादा सुख दे, ज़्यादा से ज़्यादा आनंद दे। और हमको उससे मिलने वाला जो हम सोचते हैं कि उससे मिलने वाला दुख जो है वो हमको नहीं हो। तो पेन एंड प्लेजर, क्योंकि हर चीज़ की दो साइड्स होती है, तो उसी पे उन्होंने बात कही कि हमको किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा आनंद मिल सके, ये इसके प्रिंसिपल उन्होंने बताए हैं। तो सुख दुख थ्योरी उन्होंने बताया कि सिर्फ आनंद ही आनंद नहीं मिलता है, बदले में साथ में कहीं ना कहीं आपको दुख भी होता है। जैसे सपोज करो कि आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, तो लिमिटेड अमाउंट में आप क्या करते हैं? हम पहले अपनी नेसेसरी नीड को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम दूसरी प्रायोरिटीज़ पे आते हैं। तो जब हम अपनी नेसेसरी नीड को फुलफिल करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे मन में कुछ ऐसी चीज़ें पाने की इच्छाएँ भी रहती है जो उस नीड के कारण अधूरी रह जाती है। तो वो जो अधूरी इच्छा है वो हमको क्या देती है? वो अधूरी इच्छा हमको दुख देती है। दुख देती है मतलब हमारे पेन का रीज़न हो सकती है, यार शिट में ये नहीं कर पाया, यार शिट में ये नहीं ले पाया, शिट में ये नहीं कर पाई, ये नहीं ले पाई, ये चीज़ तो ये हमारे दुख का रीज़न बनती है। लेकिन हमको जो प्लेजर मिल रहा है फिलहाल उस पर्टिकुलर नीड की जो हमको ज़्यादा ज़रूरत है, उस ज़्यादा ज़रूरत या ज़्यादा उपयोगी चीज़ को उपयोग करने के कारण हमको जो प्लेजर मिल रहा है, तो वो चीज़ इनने बताई है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक 500 रुपये में मुझे क्या करना है? 5 लोगों को पार्टी देना है। तो 500 रुपये में मुझे 5 लोगों को पार्टी देना है, तो मैं अपना जो मेन्यू उस तरीके से डिसाइड करूँगी कि सब लोग सेटिस्फाई हो जाए, सबकी जो भूख है वो भी ख़त्म हो जाए। मैं कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं कर दूँगी कि जिससे क्या हो जाए कि मुझे जो है उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो यूटिलिटी कम मिले। तो मुझे इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है, यही उन्होंने बताया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो इनने क्या किया है? इनने जो उपयोगितावादी विचारधारा अपनाई है, किसने? जेरेमी बेंथम ने। इसमें यूटिलिटेरियनिज्म जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब इनने जो है लॉ को अलग अलग 4 प्रकार से 5 प्रकार से बताया कि लॉ में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, कानून कैसा होना चाहिए, विधि शास्त्र के हिसाब से कानून इस तरीके होना चाहिए, तो उपयोगी होना चाहिए, मतलब उसमें यूटिलिटी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फिर उसमें सुख दुख का सिद्धांत होना चाहिए, सुख दुख का सिद्धांत मतलब पेन एंड प्लेजर दोनों होना चाहिए। फिर ये क्या होना चाहिए? लॉ संप्रभु का आदेश होना चाहिए, संप्रभु का आदेश होना चाहिए मतलब कमांड ऑफ सोवरेन अथॉरिटी होना चाहिए लॉ, तभी तो वो सब लोग फॉलो करेंगे। जब तक कोई लॉ सोवरेन अथॉरिटी का कमांड नहीं होगा, संप्रभु का आदेश नहीं होगा, तब तक उसको कोई फॉलो नहीं करेगा। फिर सामाजिक हितवर्धन, अगली पॉइंट हमने बोला सामाजिक हितवर्धन मतलब लॉ कानून कैसा होना चाहिए? जो सोसाइटी के
ज़्यादा से ज़्यादा फायदे के लिए होना चाहिए। इसमें सोसाइटी का हित मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड होना चाहिए, मतलब सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट मतलब हित की बात है यहाँ पे, हित मतलब फायदा। तो कानून किस हिसाब से होना चाहिए, सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, उनके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने अगले थिंकर पे। तो अगले हमारे थिंकर है ऑस्टिन। ऑस्टिन महोदय का जो टाइम पीरियड है वो है 1719 से लेकर 1859 तक का इनका टाइम पीरियड है। इन्हीं ने ये मेन जो है प्रमुख प्रवर्तक है एनालिटिकल स्कूल के। एनालिटिकल स्कूल का फादर किसको बोला जाता है, तो जॉन ऑस्टिन को एनालिटिकल स्कूल का फादर बोला जाता है। लेकिन वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये लगाना है कि एनालिटिकल स्कूल के फादर कौन है, तो जॉन ऑस्टिन है। लेकिन जेरेमी बेंथम को हम मान सकते हैं, क्योंकि जो इसकी शुरुआत है एनालिटिकल स्कूल का जो बैकग्राउंड है वो किसने तैयार किया था, या एनालिटिकल स्कूल की जो नींव है वो किसने रखी थी, अभी हम पढ़ चुके हैं जेरेमी बेंथम ने रखी थी। तो जेरेमी बेंथम फिर भी कहीं ना कहीं आगे है, तो जेरेमी बेंथम ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन उसको और ज़्यादा एनालिटिकल स्कूल को और ज़्यादा डेवलप्ड किसने किया, और ज़्यादा विकसित किसने किया, एनालिटिकल स्कूल का और ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंस अच्छे से किसने समझाया, तो वो ऑस्टिन ने समझाया। इसीलिए हमने फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल किसको बोला है, ऑस्टिन को बोला है। ठीक है, अब इनने क्या बोला है, तो ऑस्टिन ने इसको पॉजिटिविज्म मतलब सुस्पष्ट विधि कहा है। पॉजिटिविज्म मतलब होता है सुस्पष्ट, सुस्पष्ट या सकारात्मक भी आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो कि लॉ कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए और इम्पेरेटिव होना चाहिए। इम्पेरेटिव मतलब आदेशात्मक होना चाहिए, उसमें आदेश होना चाहिए। ठीक है, आदेश मतलब कमांड होना चाहिए सॉवरेन अथॉरिटी की। अब यहाँ पे उन्हें इस तरीके से लॉ को डिफाइन किया कि लॉ दो तरह का होता है, लॉ मतलब कानून, लॉ मतलब कानून मतलब विधि दो तरह की होती है, एक उचित और एक अनुचित। उचित मतलब क्या होता है, फेयर, और अनुचित मतलब अनफेयर। तो उचित कौन सी है, तो जो जिसमें कानूनी बाध्यता हो, कानूनी बाध्यता हो वो लॉ कैसा होता है, उचित होता है, फेयर होता है, जो कानून रूप से बाध्य है। और अनुचित कैसा होता है, जिसमें कोई बाध्यता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो नेचुरल लॉ में जीवन, मृत्यु, धूप, पानी, हवा, ये सब क्या है, बाध्यकारी है, बंधनकारी है। मतलब बिना इनके हम क्या नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते। जन्म लेना जो है वो है ही, मतलब कि जो इंसान जन्मा है उसको मरना है, ये बात तय है। धूप जरूरी है हमारे लिए, बिना धूप के हम नहीं रह सकते, बिना पानी के हम नहीं रह सकते, बिना ऑक्सीजन के हम नहीं रह सकते। तो ऐसे ही कुछ लॉ ऐसा होना चाहिए जो हमको कैसा हो, बाध्यकारी के, तो हमको करना ही है। और कुछ लॉ ऐसे भी होते हैं जो बाध्यकारी नहीं, मानना है तो ठीक, नहीं मानना है तो कोई इशू नहीं। जैसे फैशन जो कि बदलती है, जरूरी नहीं कि हर इंसान फैशन को फॉलो करे, उसकी इच्छा पर निर्भर है। संकेत नियम, संकेत नियम मतलब जब हम रोड पे चलते हैं तो जो साइन लगे रहते हैं, तो उन साइन को या साइन बोर्ड को मानना या ना मानना ये हमारे कॉन्शियस पे, हमारे विवेक पर निर्भर करता है। तो मैं इस तरीके को, मैं इसको और इस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ कि हमारी विवेक की विधि मतलब विवेकीय विधि होना चाहिए, जो हमारे विवेक पर डिपेंड करे कि हमको इसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। तो वो कौन सी हो जाएगी, उसमें जिसमें बाध्यता नहीं रहेगी। ठीक है, और दूसरी कौन सी, जिसको हमको फॉलो करना ही है, मानना ही है। अब उनने इम्पेरेटिव आदेशात्मक जो वर्ड यूज किया है यहाँ पे, उसमें उन्हें क्या चीज़ समझाई कि आदेशात्मक कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, इम्पेरेटिव लॉ किस तरह का होना चाहिए, तो वो संप्रभु की कमांड होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए उसमें इम्पेरेटिव में, कि कोई सॉवरेन अथॉरिटी आपके ऊपर होना चाहिए। सॉवरेन अथॉरिटी होगी तभी तो आप उसके आदेश का मतलब उसके कमांड का क्या करोगे, पालन करोगे, उसके कमांड को मानोगे। और अगर आप उसकी कमांड को नहीं मानते हो, उसकी कमांड को फॉलो नहीं करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, शास्ति आपको देनी पड़ेगी, जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो ये ऑस्टिन महोदय के जो है विचार थे, उन्होंने लॉ को इस तरीके से समझाया एनालिटिकल स्कूल में कि एनालिटिकल स्कूल जब हम विश्लेषण करते हैं लॉ का, नेचुरल लॉ के एस्पेक्ट पे जाके कि नेचुरल लॉ में क्या था, क्या कमी थी, और फिर हम अपने लिए एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करते हैं तो उन्होंने लॉ को किस तरीके से बताया, उचित, अनुचित, फेयर, अनफेयर बताया, फेयर क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। और मेन दो वर्ड इनने जोड़ दिए हैं, एक पॉजिटिविज्म इनने बताया है और एक इम्पेरेटिव बताया। पॉजिटिविज्म मतलब सकारात्मकता और इम्पेरेटिव मतलब क्या होता है, आदेशात्मक। ठीक है, तो लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ में सकारात्मकता होनी चाहिए, और लॉ कैसा होना चाहिए, आदेशात्मक होना चाहिए। मैं ऑस्टिन पे जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब क्वेश्चन बनता है एक, तो स्पेशली ऑस्टिन के लॉ पे भी बनता है कि एनालिटिकल स्कूल में ऑस्टिन की क्या रोल थी,
थी या ऑस्टिन की क्या भूमिका थी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम पढ़ते हैं हॉलैंड को। हॉलैंड में कुछ नहीं है, हॉलैंड का जो टाइम पीरियड है वो 1835 से 1926 तक का है, और इनने इसको क्या बोला है, फॉर्मल साइंस बोला है एनालिटिकल स्कूल में, कि जो लॉ है वो कैसा होना चाहिए, लॉ जो है फॉर्मल साइंस से उनने उसको कंपेयर करके और इस बारे में बताया है। फिर सैलमन जो अपने हैं, सैलमन ने क्या बोला है, 1682 से लेकर 1926 तक का इनका पीरियड है, और इनने क्या बोला है, नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान, नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान बोला है इनने बोला है नागरिक विधि मतलब जो आपका सिविल लॉ होता है, उन सिविल लॉ के जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसका साइंस इनने बोला है एनालिटिकल स्कूल में, लॉ को जूरिस्प्रूडेंस के रेफरेंस में, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया, विधि के लिए राज्य और न्यायालय दोनों आवश्यक है। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप कोई लॉ बना रहे हो, कोई कानून बना रहे हो, कोई विधि बना रहे हो, तो उसके लिए क्या दो एस्पेक्ट होना ज़रूरी है, क्या दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होना ज़रूरी है। तो उन्होंने बताया कि क्या दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होना ज़रूरी, राज्य मतलब स्टेट मतलब सोवरेन अथॉरिटी। आप यहाँ पे जो वर्ड आता है राज्य जूरिस्प्रूडेंस में, तो हम उसको स्टेट और सोवरेन अथॉरिटी भी उसका जो है मीनिंग निकाल सकते हैं। तो एक तो राज्य होना चाहिए, क्योंकि राज्य बनाएगा कौन, लॉ बनाने के लिए राज्य तो चाहिए, स्टेट तो चाहिए, सोवरेन अथॉरिटी तो चाहिए, और दूसरा न्यायालय, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो उसको करवाएगा कि किसने तोड़ा है लॉ, किसने नहीं तोड़ा, किसने मानना है, किसने नहीं माना है। लेकिन जब आपको किसकी बात आएगी, उसके न्याय की बात आएगी, आपको जस्टिस की जब बात आएगी, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जस्टिस के लिए। आपको जब आपके लॉ का वायलेशन होता है तो जस्टिस के लिए हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। तो फिर इसीलिए कोर्ट भी ज़रूरी है। अगर कोर्ट नहीं होगा तो आपको जस्टिस कौन देगा, जस्टिस कौन दिलवाएगा, है ना। तो ये पूरा हमारा एनालिटिकल स्कूल का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने बताया सिनॉप्सिस सहित कि एनालिटिकल स्कूल का मेन मुद्दा क्या है, मेन चीज़ें कौन कौन सी होती है। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम इसको और अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल बाय बाय।